नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज के शो में हम रोग और रोग के कारण और उसके उपायों के बारे में जानेंगे। इस परिचर्चा में आज हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर स्नेहल कदम हैं। डॉक्टर स्नेहल कदम का आयुर्वेद के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है। डायबिटीज, गायनेकोलॉजी, जॉइंट, मसल, स्पाइन डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के उपचार में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर स्नेहल कदम, आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्नेहल कदम, आज का हमारा विषय है इनफर्टिलिटी और यह समस्या देश में बहुत तेजी से फैल रही है। आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही है कि इनफर्टिलिटी की समस्या आज के समय में देश में बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा माना जाता है कि हर 10 कपल में से एक कपल को ये प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है यंग एज की जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो पहले के ज़माने की जो लाइफस्टाइल थी और आज की जो लाइफस्टाइल है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे पहले के समय में टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, रात में स्पेशली जल्दी सो जाना, पहले मैदे की जो चीज़ें थी वो ज़्यादा नहीं खाई जाती थी। आज का स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स का ओवर यूज़ है, हर ओकेजन पे केक लाया जाता है स्वीट्स की जगह। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है यंग एज में। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अब अल्कोहल कंजम्पशन करने लगी है, साथ में स्मोकिंग भी करने लगी है। ये सारे रीजंस हैं जो आपकी फर्टिलिटी को डाउन करते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए यंग एज में स्पेशली, क्योंकि कोई भी चीज़, हम कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी हमारी आदतें हैं, वो हमें आज इफ़ेक्ट नहीं कर रही है ऐसा फील होता है, लेकिन वो आगे जाके इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी किसी ना किसी तरह से। इसलिए आज की तारीख में जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, हमारा आहार विहार है, उस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको इस डिजीज़ से बचना है तो आपको अपनी हेल्दी डाइट रखनी होगी और ध्यान रखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं और कैसी आपकी लाइफस्टाइल है। बिल्कुल। वैद्य स्नेहल, आपने बोला कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्मोकिंग कर रही हैं, तो मेरा क्वेश्चन और जनता का भी ये क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी होता है या मेल इनफर्टिलिटी भी? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में तो ठीक है, अब अवेयरनेस है, लेकिन जो हमारे भारत के छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि मेल इनफर्टिलिटी भी होती है। अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम फीमेल में ही हो, प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है। तो मेल में क्या प्रॉब्लम होती है? स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म की मोटिलिटी, मतलब स्पर्म की जो एक स्पीड होती है, गति होती है स्पर्म को, वो कम हो सकती है, या मॉर्फोलॉजी, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेल में अगर होते हैं तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम वो कपल फेस कर सकता है। तो मेल इनफर्टिलिटी भी होती है और इस चीज़ पे ध्यान देना, कोई भी कपल अगर इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है तो दोनों का इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों के चेकअप की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये कहना चाहती हैं वैद्य स्नेहल। वैद्य स्नेहल, अभी हमें इनफर्टिलिटी के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन हमें ये पता कब चले? मतलब हमें, हमारे बॉडी में चेंजेस तो होते हैं, लेकिन हमें ये कब पता चलेगा कि हाँ इनफर्टिलिटी है? तो इसमें ऐसा है कि इनफर्टिलिटी के कुछ क्राइटेरियाज है जो उसके डेफिनेशन में बताए गए हैं। तो वो क्राइटेरियाज में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए और फिर भी कंसीव नहीं हो, प्रेगनेंसी नहीं रहे, तब उसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। मतलब इसमें शादी को कितने साल हुए हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपकी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो और 1 साल पहले से आपने कंसीव करने के लिए ट्राई करना शुरू किया, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ नहीं कर रहे हो और 1 साल तक अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। तब आपको बताया जाएगा कि हाँ आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, उसके लिए तो फिर डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। तो वैद्य स्नेहल, आपने इन्वेस्टिगेशन की बात की, मतलब वो मेल इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन, फीमेल इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है? तो इसमें होता क्या है ना, फीमेल इनफर्टिलिटी में
इनफर्टिलिटी के अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे पीसीओडी हुआ या फिर ट्यूबल ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक होता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी फेस करते हैं, मतलब वो कंसीव नहीं कर पाते। तो जब ये रीजंस है तो वो रीजंस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस मतलब रिपोर्ट्स, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट्स हो या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो, मतलब एक्सरे करना हो या सीटी स्कैन करना हो। तो ये सारी चीज़ें फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए भी की जाती है। फीमेल इनफर्टिलिटी में स्पेशली ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हार्मोन एनालिसिस होता है कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है सारे, या फिर थायराइड के हार्मोन्स भी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो हार्मोन्स सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे या नहीं हो रहे बॉडी में। बॉडी में अलग अलग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें अलग अलग फेजेस में हर एक हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो अलग अलग मात्रा में होता है। तो वो उस मात्रा में सही मात्रा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो HSG मतलब हिस्टेरोसैल्फिंजियोग्राफी की जाती है, जिससे पता चलता है कि ट्यूबल ब्लॉक है या नहीं है। बहुत सी बार ट्यूबल ब्लॉक होने का रीज़न टीबी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेराइन टीबी हो सकता है। तो वो टीबी अगर है तो उसके लिए टीबी गोल्ड टेस्ट होती है। या फिर पीसीओडी अगर है, पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जिसमें आपकी ओवरी पे डिफरेंट सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। मैच्योर फॉलिकल डेवलप नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता प्रॉपर। तो ऐसे समय पे फिर सोनोग्राफी या जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं वो किया जाता है। तो ऐसे मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के लिए मेनली सीमेन एनालिसिस होता है, जिसमें स्पर्म का काउंट, स्पर्म का स्ट्रक्चर और स्पर्म की मोटिलिटी पता चलती है। वो इनिशियल प्राइमरी लेवल पे किया जाता है। और अगर उसमें स्पर्म काउंट 0 है तो उसको अजूस्पर्मिया बोला जाता है। लेकिन मेल नॉर्मल दिख रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें पता चल रहा है कि सब नॉर्मल है, तो फिर मेल की भी सोनोग्राफी की जाती है। कि बहुत सी बार अनडिसेंडेड टेस्टिस जैसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, या फिर टेस्टिस होती है लेकिन वो एक्टिव नहीं होती जिसकी वजह से अजूस्पर्मिया हो सकता है। तो इसे मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी को एग्जैक्ट रीज़न मिलने के लिए कि क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए ये सारे इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। ओके, मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री का स्टडी होगा। हाँ। डॉक्टर पूरा उसको एनालाइज करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। वैद्य स्नेहल, आपने एक डिजीज़ की बात की अभी, पीसीओडी। ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत सारे फीमेल्स को है। तो मैं स्पेशली ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर पीसीओडी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? पीसीओडी की प्रॉब्लम जिनको भी होती है उनमें होता क्या है कि जो फॉलिकल एक मैच्योर होना चाहिए, प्रॉपर साइज में ग्रोथ होके, वो मैच्योर नहीं होता है। और वो प्रॉपरली मैच्योर ना होने की वजह से वो ओवम बाहर निकलता ही नहीं है, वो रप्चर ही नहीं होता और उसी की गांठ बन जाती है। सिस्ट मतलब होता है पानी की गांठ। तो वो पानी की गांठ बन जाती है। तो उसके बाद जब ओवम रप्चर होता है उसके बाद एक उसका जो रेसिड्यूल होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है, जो भी हार्मोन सीक्रेट करता है। पीसीओडी में वो रप्चर ही नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनता है और उसका जो हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए वो भी नहीं होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स डिले होते रहते हैं, साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसमें जनरली गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो HRT सजेस्ट करते हैं, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता क्या है कि हम जो हार्मोन्स की कमी है हमारी बॉडी में वो हम बाहर से ओरली दे रहे हैं या थ्रू इंजेक्शन दे रहे हैं। लेकिन हार्मोन बाहर से देना कितना यूजफुल होगा बॉडी के लिए? हम पूरी लाइफ तो हार्मोन्स ले नहीं सकते। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसमें बहुत अच्छा काम करती है। 3 से 6 महीने की अगर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ली जाए तो उससे पीसीओडी अच्छे से रिजॉल्व होके प्रॉपर मैच्योर फॉलिकल डेवलप होके वो रप्चर भी होता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत आसानी रहती है। तो मैं पीसीओडी के पेशेंट को सजेस्ट करूंगी कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले, तो वो कंसीव करने में भी बेटर रहेगा। इसमें एक बात ये भी है
कि हार्मोन्स देने के बाद जो आपका ओवम रप्चर होगा तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। अगर ओवम की क्वालिटी, जैसे हम एक बात सोचे कि हम खेती करने वाले लोग हैं, हमारा खेती प्रधान देश है, तो अगर हमें खेती करनी है तो हम क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए अच्छा ज़मीन होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए, बारिश अच्छी होनी चाहिए, सूरज, मतलब एक ओवरऑल पूरा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए ओवरऑल मेल बॉडी, फीमेल की बॉडी दोनों हेल्दी होनी चाहिए, उनका जो बॉडी के सारे फंक्शंस वो नॉर्मल होने चाहिए। फिर जो ओवम रप्चर हो रहा है, जो स्त्री बीज बन रहा है, वो नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल होना चाहिए इन द सेंस कि ऊपर से हार्मोन्स देके नॉर्मल करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खामी होगी, लेकिन नेचुरली जब वो नॉर्मली प्रोड्यूस होंगे, नॉर्मली रप्चर होंगे, तो उसकी क्वालिटी में और हार्मोन लेकर जो ओवम रप्चर होंगे उसकी क्वालिटी में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। ठीक है, आजकल हम ऑर्गेनिक क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम वो नेचुरली ग्रो होके वो खाना खा रहे हैं ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। नहीं तो हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके भी फसल अच्छी उगती है, दिखने में तो अच्छी होती है, लेकिन इंटरनली कुछ खामियां होती है जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। सेम चीज़ इसमें है कि वो स्त्री बीज जो है वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जो बेबी बॉर्न होगा उसके फ्यूचर के लिए, उसके हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पीसीओडी जब नॉर्मल होगा तो वो स्त्री बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और आपके बेबी के फ्यूचर में जो हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं उसमें कुछ न कुछ आप कमी ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कुछ बेटर लाइफ हम बेबी को दे सकते हैं। तो वैदिशनल, आपने जैसे अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात की, तो फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी के लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं या क्या थेरेपीज हो सकती हैं? इनफर्टिलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट जो है वो उत्तर बस्ती है। वैसे तो सारा पंचकर्म किया जाता है, बीज शुद्धि की एक प्रोसीजर होती है जिसमें मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों को देखा जाता है प्रॉपरली, उनका प्रकृति परीक्षण वगैरह किया जाता है, करंट स्टेज में उनको क्या प्रॉब्लम्स है वो देखी जाती है और उसके अनुसार उनको आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके वो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि वमन, विरेचन या बस्ती में से उनको किस चीज़ की करने की ज़रूरत है। तो वो एक बेसिक लेवल का पंचकर्म हुआ। लेकिन जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी में भी ये बेसिक पंचकर्म कभी कभी ज़रूरत पड़ती है एज अ ट्रीटमेंट, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें उत्तर बस्ती की जाती है। उत्तर बस्ती एक प्रोसीजर है, जिन लोगों ने IUI किया हो या फिर जिन लोगों ने कॉपर टी इंसर्ट की हो उनको एक्सपीरियंस होगा कि एक सिंपल से एक छोटा सा पाइप होता है, पाइप इन द सेंस हॉलो पाइप होता है रबर का, जो हम थ्रू वजाइना यूटेरस में इंसर्ट करते हैं और उसमें से हम मेडिसिन इंसर्ट करते हैं। कॉपर टी में वैसे पाइप से कॉपर टी डाली जाती है, IUI में वॉश्ड सीमेंट डाला जाता है जिससे जो पुरुष बीज होता है उसको अंदर ट्रैवल करने की मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, और हम उत्तर बस्ती जो करते हैं उसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन इंस्टिल करते हैं, उसमें घी या तेल हो सकता है, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अब उसमें जो मेडिसिन यूज होते हैं वो हर एक डिसीज के लिए अलग होगा, मतलब अगर ट्यूबल ब्लॉक है तो अलग मेडिसिन यूज होगी, PCOD है तो अलग मेडिसिन यूज होगी, या फिर आप सिर्फ गर्भ शुद्धि करना चाहते हो या फिर बीज शुद्धि, जैसे मैंने कहा फसल के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, वैसे ही बेबी को कंसीव करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनानी है तो उसके लिए भी उत्तर बस्ती किया जाता है। या कुछ पेशेंट्स IVF के लिए प्रेफर किए जाते हैं कि जहाँ पे देखो, मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथी खराब है या आयुर्वेद बहुत अच्छा है, दोनों की अपने अपने लिमिटेशंस है और दोनों के अपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे पेशेंट को हमें भी IVF सजेस्ट करना पड़ता है कि आप IVF कीजिए। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में पहले उत्तर बस्ती दी जाती है,
तो उत्तरबस्ती का कोर्स करने की वजह से उनकी जो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी है वो 50% से बढ़ जाती है। ये एलोपैथी डॉक्टर्स ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रूव किया है। वो खुद हमारे पास पेशेंट को भेजते हैं कि ये IVF के पेशेंट है, इनको पहले आप उत्तरबस्ती दीजिए, फिर हम इनको IVF करते हैं। क्योंकि उनका ही कहना है कि 35% का जो IVF का रेट है वो उत्तरबस्ती करने के बाद बढ़ के उनके 50% तक चला गया है। तो उत्तरबस्ती सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट के हिसाब से या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं, एक ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हिसाब से भी ज़रूरी होती है। साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने पंचकर्म कर लिया या उत्तरबस्ती कर लिया तो फिर ट्रीटमेंट उसी से हो जाएगी, नहीं। ओरल मेडिसिन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, पंचकर्म, उत्तरबस्ती और ओरल मेडिकेशन, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वैद्य स्नेहल, आपने उत्तरबस्ती की बात की, तो इसका कोई स्टेज होता है कि इनफर्टिलिटी के इस स्टेज पे हम उत्तरबस्ती करेंगे? नहीं, ऐसा कोई स्टेज नहीं होता है। वो इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है उस पर डिपेंड करता है कि अगर PCOD है तो उत्तरबस्ती उसमें इंडिकेटेड है, ट्यूबल ब्लॉक है तो उसमें इंडिकेटेड है, यूटेराइन फाइब्रॉइड है तो इंडिकेटेड है। लेकिन अगर आपको सपोज हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें हम उत्तरबस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस है जिसमें उत्तरबस्ती की जा सकती है, कुछ में नहीं की जा सकती। और ओवरऑल अगर कोई नॉर्मल कपल है जिनको जो प्लान कर रहे हैं कि हमें अभी बेबी चाहिए, तो वो लोग भी आके अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उत्तरबस्ती कर सकते हैं, या हम उसको बीज शुद्धि प्रोग्राम बोलते हैं। तो बीज शुद्धि के लिए भी उत्तरबस्ती की जाती है कि अच्छे बेबी की ग्रोथ अच्छी हो, बेबी को जो फ्यूचर में, जो मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज ना हो, उसके लिए तो वो बीज शुद्धि प्रोग्राम होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों को उत्तरबस्ती की जाती है। जैसे हम बीज के लिए पहले खाद पानी पूरा सारा कर. हैं, उसके बाद फिर हम उसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो शुद्धि हो जाए, उसके बाद हम कंसीव का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके। तो वैद्य स्नेहल, हमारा थेरेपी की बात हुई, इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में हमने जाना। कुछ आसन जो इसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगी जो मत्स्यासन होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली उनके हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए। क्योंकि मत्स्यासन में क्या होता है, जो मत्स्यासन की पोजीशन होती है उसमें आपके जो लोअर एब्डोमेन है उसमें स्ट्रेच होता है, आपका नेक स्ट्रेच होता है और आपके हेड पे प्रेशर आता है, जिससे हेड में जो पीनियल ग्लैंड है उस पे प्रेशर आता है, नेक में जो थायराइड ग्लैंड है वो स्ट्रेच होती है, और लोअर एब्डोमेन मतलब आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनमें भी स्ट्रेचिंग होता है। तो ये जो मत्स्यासन है इससे हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है। सेकंड है पश्चिमोत्तानासन। ये सारे जो मैं आसन बता रही हूँ इससे आपके जो हार्मोन बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके साथ में आप रेगुलर बेसिस पे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार क्या फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिसमें स्ट्रेचिंग भी होती है, कुछ बॉडी पार्ट्स पे प्रेशर भी आता है। तो दोनों चीज़ें होने की वजह से हार्मोन बैलेंस भी होता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है, आपके मसल्स की टोन अच्छी रहती है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। तो सूर्य नमस्कार ओवरऑल बॉडी के लिए, मतलब हम अगर बाकी कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टाइम नहीं है हमारे पास, तो 12 सूर्य नमस्कार करने में 12 से 15 मिनट लगते हैं। उतना टाइम तो कोई भी निकाल सकता है। सही बात है। जैसे हमें हेल्दी बेबी चाहिए तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत ज़रूरी है। और हमें पता है आप लोगों की बहुत बिजी लाइफ है, सबकी आजकल सेम लाइफ चल रही है, फिर भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि बेबी का फ्यूचर अच्छा होगा तभी आगे वो ग्रो करेगा। तो आप लोगों को ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अदरवाइज वैद्य स्नेहल ने तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई दी है। अब हम बात करेंगे वैद्य स्नेहल आहार विहार के बारे में, कि फर्टिलिटी मेंटेन रखने के लिए हमें अपना आहार विहार कैसा रखना चाहिए। आहार विहार में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी।
ठीक है, रात को जागना, सुबह लेट तक सोते रहना, फिर स्ट्रीट फूड कुछ भी खा लेना, कभी भी कुछ भी खाना। आजकल लोग स्विगी जोमेटो की जब से सर्विस हुई है तब से तो लोग रात को 12-1 बजे भी खाना मंगवा के खा रहे हैं। तो ये सारी बहुत ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं। हाँ, तो ये सब बहुत गलत प्रैक्टिसेस है। एक्चुअली आपको खुद को हेल्दी रहने के लिए और आपको एक हेल्दी बेबी चाहिए हो तो आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी होगी, ठीक है। रेगुलर योगासन करने होंगे। मैं जिम को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन जिम क्या करता है, मसल्स बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के हाथ पैर ही नहीं है तो उसका क्या स्ट्रक्चर कैसे, तो वो जिम कैसे करेगा? और वो जिम करेगा तो उसको फायदा क्या होगा फिर? और जिम करने वाले लोगों को भी आजकल हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जिम में जो एक्सरसाइज होती है वो मस्कुलर एक्सरसाइज होती है। वो हमारी स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स की हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम हेल्दी रहने की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे जो आयुर्वेद में कोष्ठांग कहा जाता है, मतलब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, जो योगासन से होती है। क्योंकि योगासन के अगर आप अलग अलग पोजेस देखेंगे तो उसमें एब्डोमिनल ट्विस्ट होता है, एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, एब्डोमेन का स्ट्रेचनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसकी एक्सरसाइज होती है। अगर फैटी लीवर का पेशेंट हम देखते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप वज़न कम कीजिए तो आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, अगर वो जिम में जाके वज़न कम करते हैं तो उनका वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन फैटी लीवर में ग्रेड चेंज नहीं होती। उसके लिए आपके इंटरनल क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी एक फैट की लेयर होती है, वहाँ पे भी फैट डिपोजिशन होता है। तो जब आपको ये सही करना है, आपकी हेल्थ सही रखनी है, तो उसके लिए योगासन ज़रूरी है। तो आप जिम कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपको स्ट्रेंथ देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे योगासन करना भी चाहिए, जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होगी और आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो। तो वैद्य स्नेहल, आपने स्टार्टिंग में लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक बात कही थी कि लोग अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं और सिगरेट बहुत कंज्यूम करते हैं, क्रेविंग होती है सिगरेट पीने की। और तो अब पहले तो सिर्फ मेल का था, फीमेल्स भी अब पी रही हैं, तो ये कैसे अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को हमारे? आजकल जो फीमेल्स अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग कर रही है उसका उनके फर्टिलिटी पे बहुत ख़राब असर हो रहा है। एक तो जो आजकल का कल्चर हो गया है उसमें शादी ही बहुत लेट होती है, ठीक है। तो फर्टिलिटी का भी एक बेस्ट एज होता है 20 to 30। एज भी मैटर करता है? हाँ, एज बहुत मैटर करता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब एक फीमेल का बर्थ होता है, फीमेल बेबी का बर्थ होता है, तब उसकी ओवरी में जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स है वो फिक्स होते हैं। वो लाइफ टाइम के लिए वो बन गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर जब कौमार्यावस्था में आती है वो फीमेल, उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो पीरियड स्टार्ट होते हैं मतलब हर बार बॉडी अपने आप को, यूटेरस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप को प्रिपेयर करती है कि बेबी कंसीव हो जाए। तो वो बेबी कंसीव होता नहीं है, फिर अब वो पूरा श्रेड होके मेंस्ट्रुअल फ्लो में निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स आ गए, ठीक है। तो हर बार जब ये पीरियड्स आते हैं तब 2 से 5 फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, वो रप्चर होते हैं। तो फॉलिकल का नंबर ऑफ फॉलिकल तो उतना ही है, हर महीने वो प्रिपेयर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। तो ऐसे नंबर ऑफ फॉलिकल्स तो उतने ही हैं। तो चाहे आप 25th में अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो वो इजीली हो जाएगी, लेकिन आप 35 तक जाओगे तो उस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी आप प्लान करोगे तो उस टाइम पे नंबर ऑफ फॉलिकल्स तो कम हो गए ना, क्योंकि आपकी इतनी एज निकल गई है। हर महीने जो फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, लेकिन वो वेस्ट हो रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा मेरे पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, जैसे प्री मैरिज भी लड़कियाँ कंसल्ट करने के लिए आती है, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप सब एंजॉय कीजिए, आपका करियर का ध्यान रखिए, लेकिन मिनिमम 22 to 32 के बीच में आप आपका प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। तब वो मोस्ट वर्टाइल पीरियड होता है एक फीमेल के लाइफ का। और अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग आप करते रहोगे
तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो वापस जो मैंने पहले कहा कि बीज शुद्धि, बीज का ओवम का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होता है। मेल में भी अगर वो अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग करते हैं तो उनका स्पर्म काउंट डेफिनेटली अफेक्ट करता है। स्पर्म काउंट है, स्पर्म मोटिलिटी है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी है, तीनों चीज़ों पे अफेक्ट होता है। इवन मैंने कुछ जगहों पे देखा है, जैसे गुजरात में वगैरह लोग निकोटीन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो तंबाकू वगैरह, मावा गुटखा जो बोला जाता है, तो उससे भी मेल इनफर्टिलिटी में बहुत इफेक्ट होता है। तो जो बीज है, स्त्री बीज और पुरुष बीज, उनकी क्वालिटी ही डिग्रेड हो जाती है। जब क्वालिटी डिग्रेड होगी तो फिर कंसीव कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा सही से। मतलब आपको हेल्दी फैमिली चाहिए तो आपको अपनी हेल्दी डाइट रखनी पड़ेगी। तो लेकिन वैद्य स्नेहल, ये जो क्रेविंग होती है या जो ये स्ट्रेस होता है, ये जो एंग्जाइटी होती है कि उस टाइम पे हमें वो सिगरेट चाहिए, कुछ लोगों को, मुझे नहीं तो उससे कैसे वो डील कर सकते हैं? देखिए, मेरा पर्सनली जो मानना है कि ये सब चीज़ें छोड़नी है ना, तो आपको खुद को वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। आपका डिटर्मिनेशन चाहिए उसमें। मेडिसिन आपको थोड़ी देर के लिए हेल्प कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो क्रेविंग को अगर आप एक हफ्ते के लिए अगर कंट्रोल कर लोगे तो वो क्रेविंग होना अपने आप बंद हो जाएगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने मेरे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने क्विट किया है स्मोकिंग, तो वो मेंटली स्ट्रांग है, हाँ, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ता है वो। वैद्य स्नेहल, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। एक क्वेश्चन है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या खा सकते हैं हम? इसमें फीमेल्स के लिए स्पेशली फिग या अंजीर जो बोलते हैं, वो खा सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है, समाने वृद्धि सर्वेषाम, मतलब प्रकृति में जो चीज़ें हैं वही हमारे शरीर में है। तो हमारे शरीर में कुछ भी अगर सुधारना है तो उससे रिलेटेड सेम चीज़ आप खाइए। जैसे अखरोट जो है वो ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है, तो आपने देखा होगा कि ब्रेन का जो शेप है वैसा ही अखरोट का शेप है। वैसे ही जो फिग या अंजीर होता है उसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही अगर वो उसका कंजम्पशन कोई फीमेल करती है या कोई मेल भी करता है तो उनके लिए वो अपना स्पर्म काउंट या फिर ओवम की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी करेगा। साथ में मेल्स के लिए स्पेशली दूध है, उड़द की दाल है, ये सारी चीज़ें लेना बेनिफिशियल होता है। और फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को अग्नि तत्व कहा जाता है आयुर्वेद में, और मेल को सोम तत्व कहा जाता है। तो सोम तत्व मतलब शीतलता होता है। वैसे भी हम इन जनरल लैंग्वेज में लड़कों के लिए कूल वर्ड यूज होता है, लड़कियों के लिए हॉट वर्ड यूज होता है, तो वो ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है। तो जो सोम तत्व होता है वो ठंडा होता है, तो लड़कों के लिए ठंडी चीज़ें, ठंडी मतलब फ्रिज की चीज़ें ऐसा नहीं, लेकिन जिसका नेचर ठंडा है, जैसे दूध है, वो बेनिफिशियल रहेगा। और लड़कियों के लिए अग्नि तत्व है, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए अपोजिट चीज़ है। फीमेल्स के लिए अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व को और बढ़ने नहीं देना है, लेकिन अग्नि तत्व को कंट्रोल करके संभाल के रख सके, ऐसी चीज़ें, मतलब जो ज़्यादा गर्म भी नहीं है और जो बिल्कुल ठंडी भी नहीं है, ऐसी चीज़ें। जैसे दूध है, मनुक्का है, ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं वो, स्पेशली काला मनुक्का, ये सारी चीज़ें फीमेल्स में बेनिफिशियल होती है। तो वैद्य स्नेहल, जैसे कि अभी कंसीव करने के लिए एक कपल रेडी है, तो पीरियड्स आए, फीमेल का पीरियड आया, अब उनको कितना ड्यूरेशन में गर्भ धारण करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे मेरा एक पेशेंट मुझे याद आ गया, एक कपल था जिनको प्रेगनेंसी रह गई थी, सब कंफर्म हो गया, और फिर वो पूछ रहे थे, जो मेल पार्टनर थे वो पूछ रहे थे कि मैम अभी हमें और कुछ करना पड़ेगा या हो गया सब काम। मतलब इतना भी अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पे, इन चीज़ों को लेकर एजुकेशन नहीं है। तो मैं इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगी कि, और बहुत से पेशेंट का ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनको सही समय ही पता नहीं होता है।
वो बस ट्राई करते रहते लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कब एक्चुअली इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी रह सकती है। तो इसके लिए पीरियड का पहला दिन को डे 1 काउंट करते हुए 9th डे से लेकर 20 डे तक रेगुलरली या फिर अल्टरनेट डे अगर कोई भी कपल इंटरकोर्स करता है तो उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कंसीव करने की, क्योंकि लगभग अप्रोक्स 12 to 16 डेज के बीच में फीमेल में ओव्यूलेशन होता है और ओवम का जो लाइफ स्पैन है वो 72 आवर्स का है खाली। स्पर्म का लाइफ स्पैन जो है वो 24 आवर्स का होता है। तो उस टाइम में इंटरकोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पीरियड्स आने के दिन को फर्स्ट डे काउंट करते हुए डे 9 या डे 7 या 9 से लेके डे 20 तक इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी रह जाती है। तो जो भी कपल ट्राई कर रहे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि ये डेट्स का ध्यान रखते हुए प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वैद्य स्नेहल, ये ओव्यूलेशन ना हो तो क्या करें? ओके, ओव्यूलेशन ना हो तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओडी हो सकता है। तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन होता है, फॉलिकुलर स्टडी या ओव्यूलेशन स्टडी। तो उसमें होता क्या है, जो ये 7th डे है या 9th डे है वहाँ से रेगुलर बेसिस पे सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो रेगुलर उसका फॉलोअप लिया जाता है कि कितने फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, कितने फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर फॉलिकल मैच्योर होके रप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तभी हमें पता चलेगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, तो वो आप घर बैठे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। वैसे इसमें मेरा एक और सवाल था कि जैसे अभी ओबेसिटी हम देखें तो भारत में बहुत सीवियर लेवल पे है, तो क्या इसकी वजह से भी गर्भधारण में प्रॉब्लम होती है? हाँ बिल्कुल, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि इनफर्टिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे वज़न से, ठीक है। हमारा वज़न अगर बढ़ता जाएगा तो फर्टिलिटी रेशो कम होता जाएगा, ठीक है। आपकी स्पर्म काउंट में भी चेंजेस आते हैं वज़न की वजह से। मेल में, फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है या ओवम के साइज़ की प्रॉब्लम होती है, मतलब रप्चर तो होता है लेकिन उसकी साइज़ जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के पीछे और ओबेसिटी जो है उसका मेन रीज़न एक्चुअली ओबेसिटी नहीं होता है। ओबेसिटी एक सिम्टम है, लक्षण है एक किसी और डिसीज़ का। तो उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी जिससे ओबेसिटी कम होगी और फिर आपकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। डॉक्टर स्नेहल कदम, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों के सारे सवाल इसमें कवर हुए होंगे और आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपने सारी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा। आगे के एपिसोड में हम फिर एक नए विषय और नए मेहमान के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।